नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 3 की, जिसका शीर्षक है हमारी बदलती हुई पृथ्वी या हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय के पहले पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि जो हमारा स्थल मंडल है, जिस पे आप रह रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, ये स्थल मंडल जिस पे आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियां अपने समक्ष होते हुए प्रतिदिन देखते हैं, यह कुछ प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है, या आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि आपने इसे कुछ प्लेटों में विभाजित हमने कर दिया है। ठीक है, अब इन प्लेटों को हमने नाम दिया है दोस्तों स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, यानी बहुत ही सरल सी परिभाषा है कि हमारा स्थल मंडल कुछ प्लेटों से मिलकर के बना है और इन्हें हमने नाम दे दिया है स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, अब दोस्तों बात यहाँ पे आकर के खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है कि ये जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं ये निरंतर गति कर रही है ना। और यहाँ पे लिखा भी है कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा और निश्चित हो रहा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह गति कर रही है ना। सौर मंडल का हर ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है, ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन पृथ्वी का जो स्थल मंडल है और वो जिन प्लेटों से मिलकर के बना है, वो प्लेटें भी निरंतर गति कर रही है। ये जानकर आपको थोड़ा बहुत आश्चर्य तो हो ही सकता है, स्वाभाविक है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूंगा ना, जबकि ये स्थल मंडलीय प्लेटें जो हैं, इनके गति करने के पीछे कारण क्या है, तो आपको ये आश्चर्य उस समय नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज्वालामुखी का नाम सुना होगा, देखा होगा कई बार टीवी में, अक्सर आपने कभी ना कभी तो देखा होगा, आप जानते हैं, परिचित है ज्वालामुखी क्या होता है ना। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, ठीक है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, है ना, पिघला हुआ, तो वह जो मैग्मा है उसकी वजह से दोस्तों ये गति हो रही है। किस में हो रही है? स्थल मंडलीय प्लेटों में हो रही है। ठीक है, तो प्लेटें जो हैं ये हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। और मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ किलोमीटर के लगभग जो है यह गति करती है। और दोस्तों पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, जिसकी अभी मैंने चर्चा करी आपसे, उससे होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, पृथ्वी के भीतर जो पिघला हुआ मैग्मा है वो एक, आप जान लीजिए कि वृत्तीय रूप में घूम रहा है, यानी वो जो गति कर रहा है उसे आप वृत्तीय गति का नाम दे सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इस एक क्रियाकलाप हमें इस पृष्ठ पे दिया हुआ है बाईं ओर, जिसका शीर्षक है क्या आप जानते हैं। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप में क्या किया कि एक हमने तिपाई ली, है ना, 3 पैर वाला, आप ऐसे समझ लीजिए कि स्टैंड लिया, और उसके नीचे हमने किसी व्यवस्था से आग जला दी। ठीक है, और उसके ऊपर रखा हमने दोस्तों एक बीकर, जिसमें हमने रखा है पानी। तो वो क्या होगा, आग से गर्म होगा धीरे धीरे, और उसमें हमने डाल दी है एक रंगीन कागज से बनी हुई गोली। अब जैसे जैसे दोस्तों पानी गर्म होगा, तो पानी की जो नीचे की परतें हैं जो बीकर के तले में है, वो धीरे धीरे ऊपर उठेंगी गर्मी की वजह से, है ना। ऐसा ही होता है ना, पानी उबलता है, आप जानते हैं, जब गर्मी होती है तो जैसे जैसे पानी की परतें ऊपर की ओर उठती हैं, वैसे वैसे कागज की ये जो रंगीन बॉल है वो पानी की परतों के साथ ऊपर उठने लगती है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और जैसे जैसे पानी की परतें नीचे आएंगी, यानी जब पानी ठंडा होने लगेगा, जब हम आग को बुझा देंगे, तो वैसे वैसे उन पानी की परतों के साथ में जो है वह कागज़ की रंगीन बॉल जो है वह क्या होगी, नीचे आने लगेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों आप यह समझ लीजिए कि पृथ्वी के अंदर जो स्थित पिघला हुआ मैग्मा है वह अभी गति करता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों छोटे से क्रियाकलाप की जो दिया हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों इस अध्याय का यह जो पृष्ठ है इसके दूसरे पैराग्राफ की। तो दूसरे पैराग्राफ में हमें मुख्य रूप से दोस्तों 2 बलों के बारे में बताया गया है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, अभी हमने जाना कि वह गति कर रही है ना। तो इस गति के कारण दोस्तों पृथ्वी की जो सतह है, यानी कि वह जो स्थल मंडल है, उसमें कोई ना कोई परिवर्तन तो आता होगा। जब भी गति होगी कोई ना कोई परिवर्तन तो आएगा। परिवर्तन ही प्रमाण है गति का। ठीक है ना, ये आप भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों यह जो परिवर्तन आता है किसकी वजह से आ रहा है? प्लेट की गति की वजह से आ रहा है। और पृथ्वी की जो गति है दोस्तों, इसको भी हमने विभाजित कर दिया है। अब किसके आधार पर विभाजित किया है? वो हमने किया है इस पर काम करने वाले बलों के आधार पर। ठीक है, तो जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न हो रही हैं, उन बलों के आधार पर हमने पृथ्वी की गति को क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। तो अब अगर मैं बल की बात करूं तो दोस्तों देखिए, एक बल वो है जो आंतरिक भाग में लगता है। ठीक है, और एक वो है जो बाहर से लगता है ना। तो जो आंतरिक भाग में घटित होने वाला बल है पृथ्वी के, ठीक है ना, उसे हम कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अंतर्जनित बल। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अंतर्जनित बल। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतर की बात हो रही है, आंतरिक भाग में जो बल कार्य करेगा उसकी बात हो रही है। इसको अंग्रेजी में भी यहाँ पे लिखा है इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है,
दोस्तों, इसके बाद जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न हो रहे हैं यानी बाहर की तरफ, उन्हें हम कह रहे हैं बहिर्जनक बल। ये भी नाम से स्पष्ट है, इसको अलग से याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम आप सुनेंगे और आप बता देंगे कि बहिर्जनक का तात्पर्य क्या है और अंतर्जनित का तात्पर्य क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। दोस्तों, अंतर्जनित बल जो है यानी कि जो इंडोजेनिक फोर्स है, वो कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब आकस्मिक गति का तात्पर्य क्या है? देखिए, कभी कभी तो वो धीमी गति से चल रहे हैं तो उतना कुछ खास परिवर्तन हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखते हैं कई बार कहीं पे भूकंप आ जाता है ना, तो ये सब इसी के कारण हो रहा है। ठीक है ना, ज्वालामुखी का फटना, भूस्खलन हो जाना, ये सब आकस्मिक बल के परिणाम है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं अंतर्जनित बल की वजह से होता है। ठीक है, अब भूकंप हो गए, ज्वालामुखी हो गए, ऐसी आकस्मिक गति के कारण दोस्तों पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखिए, इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं इस चार्ट के माध्यम से जो हमें यहाँ पे बताया गया है, लेकिन इससे पहले एक शब्दावली को हम यहाँ पे थोड़ा जानकारी पढ़ लेते हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम किसी अध्याय को पढ़ते हैं ना, तो हमें उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा कई जानकारियां एनसीईआरटी की किताबों में आपको ऐसी मिलने वाली हैं दोस्तों, जिनसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, जो कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सहायता देने वाली है। ठीक है ना, बहुत सारा पाठ्यक्रम बड़ी बड़ी परीक्षाओं का जो है, जिसमें जीके जीएस आता है, उसमें एनसीईआरटी का अपना एक बहुत ही बड़ा महत्व है। ठीक है, और अगर आप एक क्रम से इन वीडियो को देख रहे होंगे और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी पूरी उम्मीद है ऐसी कि आप इस बात को बहुत गहराई से समझ चुके होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शब्दावली पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्थल मंडलीय प्लेट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भूपर्पटी है, जिसमें हम ऊपर की तरफ रह रहे हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह, इसमें अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर की जो सतह है वह टिकी हुई होती है। तो उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं? स्थल मंडलीय प्लेटें कह रहे हैं, है ना। उन्हीं की गति के बारे में भी हमने ऊपर के 2 पैराग्राफों में जाना, पढ़ा, समझा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चार्ट को। देखिए, सबसे पहले ऊपर है पृथ्वी की गतियां, है ना। अब इनके होने के कारण क्या है, मैंने अभी आपको बताया था 2 तरह के बल हैं, हमने इनको विभाजित कर दिया गति को। एक अंतर्जनित बल यानी कि इंडोजेनिक फोर्स, और एक बहिर्जनित बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, अब इसमें भी आप देखिए, अगर हम अंतर्जनित बल की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे भी जो है ना, इसको 2 भागों में आप देख सकते हैं। एक है आकस्मिक बल और एक है पटल विरूपण बल। विस्तार से समझेंगे, है ना, आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, आकस्मिक बल के कारण जो होने वाले परिवर्तन है, जो घटनाएं हैं, वो कौन कौन सी? जैसे तो एक तो भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, तीनों से आप परिचित हैं। ठीक है, और ये जो पटल विरूपण बल है ना, इसमें यहाँ पे लिखा है पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, आप आगे देखेंगे इस अध्याय में कि कैसे जब 2 प्लेटें आपस में आकर के टकराती है ना, तो उससे, और जब वो एक दूसरे से खिंचाती है, ये दोनों बल की वजह से ही होता है दोस्तों। कौन सा बल? पटल विरूपण बल इसे कहते हैं। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पर्वत पठार आदि बन जाते हैं। ये जो भी पर्वत पठार आप देख रहे हैं अभी अपनी सतह पर बने हुए हैं, आप कभी घूमते समय, यात्रा करते समय, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे, शहरी क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे, कभी भी आपने जो भी पर्वत पठार देखे हैं, वो सब इसी बल का परिणाम है, जो है पटल विरूपण बल। ठीक है ना, छोटे छोटे पहाड़ों पर्वतों की मैं विशेष रूप से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अंतर्जनित बल यहाँ पे हो जाता है हमारा कंप्लीट। फिर आती है बारी बहिर्जनित बल की। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपर्दन और निक्षेपण, है ना। आप जानते हैं दोस्तों कि हमने मिट्टी के कटाव जैसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी कभी चर्चा करी है। हम जानते हैं कि मिट्टी का कटाव क्या होता है ना, थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में जानकारी है। तो ये सब जो है इसी बल की वजह से हो रहा है ना। नदियों का बहता जल, इनमें जो बल उपयोग में आ रहा है वो बहिर्जनित बल है ना। पवन यानी कि तेज गति से चलती हुई वायु, इसे आप पवन कहते हैं, आप जानते हैं। और समुद्री तरंगे, समुद्र में तरंगों का उठना, है ना, हिमनद वगैरह हो गया, है ना, बर्फ़ का पिघलना, पानी में बदल जाना। गर्मी के दिनों में भी जो बाढ़ आती है अक्सर उन नदियों में आती है जो कि ऐसे बर्फीले पर्वतों से होकर के जिनका उद्गम है, जो निकलती है। ठीक है ना, ये सब हम विस्तृत रूप से जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चार्ट के माध्यम से हमें ये समझ में आ गया कि जो पृथ्वी की गतियां हैं उसको किस प्रकार से हमने 2 बलों में विभाजित कर दिया। एक है अंतर्जनित बल और एक है बहिर्जनित बल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चार्ट पूरी तरह से संपूर्ण रूप से समझ में आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले पृष्ठ की ओर। अब दोस्तों इस पृष्ठ पर, अगले पृष्ठ पर आप देखेंगे कि हम मुख्य रूप से ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं और भूकंप के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इस पृष्ठ पे हमें यह भी जानने को मिलेगा कि अलग अलग प्रकार की तरंगे कौन कौन सी है। ठीक है ना,
जैसे कि एक उदाहरण दे दूं, पी तरंगे, है ना। छोटी छोटी जानकारी उसके बारे में हम इस पृष्ठ पे जानेंगे। एक क्रियाकलाप हमें देखने को मिलेगा जिससे हमें ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो है भूकंप आता है, ठीक है। और इसके अलावा शब्द उत्पत्ति हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले शुरुआत इस अध्याय की इस पृष्ठ की जो है वो करना चाहूँगा शब्द उत्पत्ति के साथ में, ठीक है ना। दोस्तों देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि ऊपर हमने जो है बल देखे अंतर्जनित और बहिर्जनित, यानी कि इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो ये जो एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक शब्द है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये भी जान लेना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए समझिए, एंडो जो शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है अंतः, ठीक है ना। जेनिक, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्पत्ति। तो जब अंतः उत्पत्ति की बात हो रही है तो वहां पे हम बात कर रहे हैं एंडोजेनिक फोर्स की, ठीक है। इसी प्रकार से एक्सो का मतलब होता है दोस्तों बाह्य, है ना। और एक्सो जब उत्पत्ति से मिल जाता है, जेनिक से मिल जाता है, तो बना लेता है एक्सोजेनिक, यानी कि बहिर्जनित बल की यहाँ पे बात हो रही है। ये तो बात हो गई शब्द उत्पत्ति की। अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी की, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देख लीजिए, यहाँ पे जो छोटी सी दी हुई है। यहाँ पे बताया गया है कि भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। इसको आप चित्र की सहायता जो यहाँ पे दिया हुआ है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बड़ी आसानी सरलता से आप जो है समझ जाएंगे। दोस्तों हमने यह बहुत अच्छे से पता है, हमें जान लिया हमने पिछले अध्यायों में कि पृथ्वी जो है अलग अलग सतहों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है ना। आप जानते हैं उसकी अलग अलग सतहों का नाम। तो आप समझिए कि जैसे ये परपटी है हमारी, है ना, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये परपटी है, ठीक है। इसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो निकल रहा है यहाँ से, ये मैग्मा कोष्ठ है, लाल रंग से जो चिन्हित किया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मैग्मा है जिसके अंदर मुख्य रूप से पिघली हुई अवस्था में बहुत सारी धातुएं आदि सब मिला हुआ है, ठीक है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारी धातुएं जो हैं वो पिघली हुई अवस्था में बहती हैं, ठीक है। अब ये हमारी पृथ्वी का जहाँ से भी सॉफ्ट कोर देखता है, यानी कि मुलायम हिस्सा देखता है, वहाँ से यह फूट पड़ता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। जहाँ से जगह मिलेगी वहीं से निकलेगा, है ना। अब आप देखिए इसमें किस प्रकार से अलग अलग स्तरों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं को जो है परिभाषित किया गया है, समझाया गया है। जैसे ये है मैग्मा कोष्ठ, नीचे का जो हिस्सा है ये मैग्मा कोष्ठ कहलाता है। यहीं से जो है मैग्मा ऊपर की ओर परपटी से होते हुए बाहर निकलता है, ठीक है। परपटी जो है वह ये पीली वाली जो सतह दिखाई गई है, इसको बताया जा रहा है। जब ये ऊपर की ओर बढ़ता है तो आप देखेंगे कि ऊपर की ओर सीधे सीधे जाकर के बह नहीं जाता, निकल नहीं जाता। आप देख रहे हैं कि यहाँ से निकास कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका निकास वेंट हो गया, निकास हो गया, है ना। और ये जो बह करके निकल रहा है ये है आपका लावा या मैग्मा, जो भी आप नाम देना चाहें, ठीक है। ऊपर की ओर ये जो बिंदु है इसको आप कह रहे हैं क्या, क्रेटर। और ऊपर धुएं में जो निकल रही है वो अलग अलग प्रकार की गैसें निकल रही है, राख निकल रही है, ठीक है। तो यह है पूरे का पूरा ज्वालामुखी और उसका घटनाक्रम, किस प्रकार से जो है यह मैग्मा कोष्ठ से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है, परपटी से होते हुए ऊपर की ओर निकलता है, और किस प्रकार से निकास से होते हुए जो है लावा या मैग्मा पिघली हुई अवस्था में बाहर की ओर निकल जाता है, और क्रेटर से होते हुए गैसें, राख वगैरह ये सब धुएं के रूप में ऊपर उठती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है, ठीक है। तो संपूर्ण ज्वालामुखी का जो घटनाक्रम है वो आप बड़ी सरलता से समझ चुके होंगे। अब हम जो है यहाँ पे क्रियाकलाप देख लेते हैं। इस क्रियाकलाप में देखिए हमें यह बताया है कि हमें सबसे पहले तो दोस्तों एक बर्तन लेना है, उसमें डाल देना है हमें जल यानी कि पानी, और उसके बाद में हमें एक ढक्कन उसके ऊपर ढक देना है बर्तन के ऊपर जिसमें हमने जल भर दिया, ठीक है। और उसको गर्म करने के लिए हमें रख देना है, ठीक है। अब वो जो ढक्कन हमने उस बर्तन के ऊपर ढका है पानी के ऊपर, उस ढक्कन पे हमें चम्मच रखनी है, कुछ मोती आप चाहें तो डाल सकते हैं, मटर के दाने डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे पानी गर्म होते जाएगा, जैसे जैसे भाप बनने लगेगी, वैसे वैसे वो जो ऊपर ढक्कन ढका हुआ है उसमें वाइब्रेशन यानी कि कंपन होने लगेगा, और उस कंपन की वजह से वो जो मटर के दाने, मोती ये जो आपने रखे थे वह नीचे गिरने लगेंगे, और जो चम्मच आपने उसके ऊपर रखी थी उसकी वजह से एक ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी, ठीक है ना। वो ध्वनि उत्पन्न होने लगेगी। और दोस्तों इसी प्रकार से जो है मैं आपको बता दूं कि भूकंप आया करते हैं पृथ्वी पर, ठीक है ना। पृथ्वी पर भी क्या होता है, कंपन होने लगता है, ठीक है ना, जैसा कि अभी इस क्रियाकलाप में हमें समझ में आया। अब इस पैराग्राफ को देखिए, इस पैराग्राफ को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। दो हिस्से कौन से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक हिस्सा है इसी प्रकार से लेकर के कहते हैं तक के, इसके बाद में ये जो दूसरा वाला हिस्सा है भूपर्पटी से लेकर के जाती है तक के, ये मैं आपको ये नीचे वाला चित्र एक्सप्लेन करने के बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले इन 3 लाइनों को समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है कि जो स्थल मंडल की प्लेटें हैं, स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, ये जब गति करती हैं तो इनके गति करने पर पृथ्वी की जो सतह होती है
उस पर कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, और यही कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। ठीक है, चारों ओर का तात्पर्य समझ रहे हैं, चहुदिशी ओर यानी चारों दिशाओं में। और दोस्तों इसी कंपन को जो है भूकंप कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि भूकंप किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये तो थी छोटी सी भूकंप की परिभाषा, जिसने भूकंप की जो घटना है उसको परिभाषित किया। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमने ज्वालामुखी का चित्र देखा था और उसमें अलग अलग बिंदुओं को देखा था, उसी प्रकार से अब हमें भूकंप को भी समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों इस चित्र की सहायता से इसको समझते हैं, इसके पश्चात जो है इस पैराग्राफ का जो दूसरा हिस्सा है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो चित्र है यह एक भूकंप की उत्पत्ति का चित्र है, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ऊपर की ये परपटी है, जैसे कि ये भी ऊपर के चित्र में थी, पीले भाग से हमें दिखाया जा रहा है। और ये जो बिंदु आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसको ब्लैक कलर से, ये वो स्थान है दोस्तों जहाँ से क्या होता है, भूकंप ना उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए दो प्लेटें आपस में यहाँ पे आकर के टकरा रही हैं, जो भी गति उनमें हो रही है इसकी वजह से इस बिंदु से जो है कंपन जो है वो उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि भूकंप यहाँ से उत्पन्न हो रहा है। और जो भूकंपीय ऊर्जा है उसका यह कहलाता है उद्गम केंद्र, चूंकि इसी केंद्र बिंदु से होकर के वाइब्रेशंस जो है वो चारों दिशाओं में फैलने वाले हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये चारों दिशाओं में फैल रहे हैं, है ना, इस प्रकार से जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये है प्लेट सीमा, ये जो एरो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, प्लेट की सीमा है यहीं तक के। अब देखिए ये जो उद्गम केंद्र था ना, इसके ठीक ऊपर की जो भूमि होती है, एक सीध में जो आती है, एक लाइन देख रहे हैं आप, एकदम 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ से, इसको कहा जाता है अधिकेंद्र। तो उद्गम केंद्र और अधिकेंद्र में क्या संबंध है, आप समझ गए ना, कि अंदर भीतर की ओर जिस बिंदु से जो है भूकंप की शुरुआत हो रही है ना, उद्गम केंद्र जिसे कह रहे हैं, उसकी एक सीध में 90 अंश का कोण बनाते हुए ऊपर परपट्टी के ऊपर जो बिंदु आप देख सकते हैं एक सीध में, वो कहलाता है अधिकेंद्र। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद में आप देखिए भूकंपीय तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये घटना आप समझ गए। अब इस पैराग्राफ को पढ़िए, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों भूपर्पटी के नीचे वो स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है कहलाता है उद्गम केंद्र, और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, यानी कि आगे बढ़ती है, और अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, यानी यहाँ पे जो एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो है नुकसान होगा। किससे होगा, भूकंप के आने से होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। ठीक है, यानी देख रहे हैं आप बाहर की ओर जा रही है इधर, ठीक है ना। और इसके बाद लिखा हुआ है निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है ना, जिस प्रकार से अधिकेंद्र से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भूकंप की जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी, यानी आगे हानि भी कम होने की संभावना रहती है। दोस्तों इसके बाद में इस पृष्ठ पे जो हमें जानने को मिलेगा, मैंने आपको बताया था, वो है ये, आप देख सकते हैं 3 तरंगों के बारे में हमें बताया गया है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। दोस्तों मेरी ये उम्मीद है आपसे कि ये तीनों तरंगों के बारे में आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी ज़रूर देंगे। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मेरी ऐसी उम्मीद रखना आपसे गलत भी नहीं होगा, है ना। तो आप ज़रूर इन 3 तरंगों के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। देखिए शिक्षा जो है ना वो आदान प्रदान से जो है और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ठीक है ना, कुछ जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बदले में अगर कुछ जानकारियों का आदान प्रदान आपस में होता रहे तो ये जो कारवां है इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों इस पृष्ठ की, है ना। तो इस तृतीय पृष्ठ में इस अध्याय की जो अगर हम बात करेंगे तो हमें कुछ देखिए अखबारों के टुकड़ों के माध्यम से बताया गया है, खबरों में, कि किस प्रकार से जो है भूकंप के झटके आए हैं जगह जगह पर, है ना, किस प्रकार से, और इसकी तीव्रता क्या होती है, कैसे मापी जाती है, और ख़ास करके जो है क्या क्या नुकसान हुए हैं आदि हमें देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भूकंप है इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, है ना। किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं हम कैसे उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। ठीक है ना, भविष्यवाणी करना तो संभव बिल्कुल भी नहीं है, भूकंप की तो नहीं है, है ना। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कर लें, कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिन पर चल करके हम भूकंप से होने वाले खतरे को कम ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूर हमारे हाथ में है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
जो स्थानीय लोग हैं, है ना, वो कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। अब वो सामान्य तरीके क्या हैं? जैसे जानवरों के व्यवहारों का अध्ययन करना, ठीक है ना। आज तो दोस्तों हमारा जानवरों से उतना अधिक संपर्क नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या आपने ग्रामीण जीवन को देखा हो, परिचित हैं आप उससे थोड़ा बहुत भी, तो आप जानते होंगे कि जानवरों से जो है एक अजीब सा जो है संबंध बना हुआ है ना, रिलेशन बना हुआ है, और वो जो है बड़ी गहराई और गंभीरता से प्रकट होता है, ठीक है ना। तो उसमें जानवरों का जो व्यवहार है उससे अध्ययन कर लिया जाता है। तालाब में जो मछलियां हैं वो उत्तेजित होने लगती हैं क्योंकि वाइब्रेशंस तो फैलते हैं ना। और इसके बाद में सांपों का धरातल पर आ जाना, अचानक से सांप जो है वो ऊपर की ओर आने लगते हैं धरातल पर। आप देखते हैं कि सांप जो है वो ऐसा प्राणी नहीं है कि जो आप शहर में चलती हुई सड़कों पर एकदम सबके सामने ही उसको चलना पसंद है, ठीक है ना। तो ये सारे परिवर्तन ऐसे होने लगते हैं जिनसे हमें समझ में आ सकता है कि यहाँ पे जो है भूकंप आने की संभावना है या भूकंप आने वाला है। आप देख सकते हैं ये जो चित्र यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गुजरात का है। गुजरात में जब भूकंप आया था तो जो विनाश हुआ था उसका एक चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे बताया गया है एक वस्तु स्थिति का अध्ययन भूकंप। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक नंबर पे लिखा हुआ है भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप, ठीक है। 2 नंबर पे लिखा हुआ है स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। इसके बाद 4 नंबर पे है दोस्तों भुज की तबाही। फ़ोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए हैं। फिर है शहर में आग। यहाँ पर देख सकते हैं चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर जो है आग फैल गई है, ठीक है। 6 नंबर पर दिया हुआ है भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। 7 नंबर पर लिखा हुआ है मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी दी है जो है क्या आप जानते हैं शीर्षक के अंतर्गत। तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि भूकंप का मापन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। दोस्तों भूकंप का जो मापन है उसको एक यंत्र के द्वारा किया जाता है और इस यंत्र को कहा जाता है दोस्तों भूकंप लेखी, ठीक है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता जो है वो जिस पैमाने के आधार पर मापी जाती है उसे कहा जाता है रिक्टर स्केल, ठीक है। दोस्तों जिस भूकंप की तीव्रता, आप याद रखिएगा ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है कि जिस भूकंप की तीव्रता 2 या फिर उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। यानी अगर भूकंप आया है और उसकी तीव्रता 2 है या 2 से कम है तो आप मान लीजिए कि उससे कोई खासा प्रभाव, नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जिस भूकंप की तीव्रता 5 से लेकर के 6 के बीच में होती है ना, यहाँ पे पहले 5 के बारे में बताया कि 5 तो वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है ना। जिसकी 6 हो उसमें अधिक विनाश हो सकता है, ठीक है, और बहुत शक्तिशाली। और जिसकी तीव्रता 7 या उससे अधिक है वह सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, इसे पढ़ें और इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। दोस्तों हमने जो है इस खबर को पढ़ लिया है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक जानकारी दी गई है बॉक्स में कि भूकंप से बचाव की तैयारी, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। दोस्तों भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, है ना, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। किन से दूर रहना है हमें? आग वाले स्थानों से, है ना, चिमनी के आसपास, या फिर ऐसे जो कि टूट सकने वाली खिड़कियां हो, दर्पण हो, तस्वीरें, फ्रेम है, इनसे हमें दूर रहना है। फिर बोला जा रहा है पहले से तैयार रहे, है ना, अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच में जागरूकता फैलानी है ना। आपदा का सामना विश्वास के साथ करना है। दोस्तों कोई भी आपदा हो, समस्या हो, परेशानी हो, दुविधा हो, बाधा हो, झंझट हो, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उसका सामना डटकर पूरे आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए, है ना। ये तो हमें पता ही है, समझदार जो है हम, है ना, ठीक है।
इसके बाद में दोस्तों अगले पृष्ठ पे दिया हुआ है अगला पैराग्राफ, जिसका शीर्षक है मुख्य स्थलाकृतियां। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती है। ठीक है दोस्तों, अपक्षय के द्वारा और अपरदन के द्वारा क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे पानी जब बहता है, जब बाढ़ आती है नदियों में, है ना, तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी का कटाव होने लगता है, मृदा अपरदन होता है। ठीक है, इसकी वजह से ये होता है दोस्तों कि मिट्टी तो अपनी उर्वरता खोती ही है, साथ में हमें कृषि योग्य भूमि की भी कमी महसूस होती है। ठीक है, मिट्टी का कटाव एक अलग समस्या है, मिट्टी का अपरदन, मृदा अपरदन एक अलग समस्या है। ठीक है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की जो हमारी सतह है दोस्तों, इस पे बड़े बड़े पत्थर जो हैं, शैल जो हैं, ये टूट जाते हैं, इससे अपक्षय की क्रिया होती है। अब आप कहेंगे कि ये पत्थर किस प्रकार से टूटते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सरल शब्दों में बड़ी आसानी से। दोस्तों क्या होता है, कुछ जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान होता है। ठीक है ना, तो जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है ना, तब क्या होता है कि पत्थरों में जो है वो होता है विस्तार। ठीक है ना, और जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तब पत्थरों में होता है दोस्तों संकुचन। इस विस्तार और संकुचन की क्रिया से गुजरने के दौरान पत्थरों में कई बार पड़ जाती हैं दरारें, जो अपने आप स्वतः भरती भी हैं। लेकिन इसी बीच यदि बारिश हो जाए और ठंड पड़ जाए तो क्या होगा, वो जो बारिश है तापमान की कमी की वजह से जब उन पत्थरों के बीच में से होकर के निकले, ये जमा हुआ पानी जो है वो बर्फ़ बन जाएगा। वह पत्थर वापस आपस में कभी जुड़ नहीं पाता है। ठीक है, और पानी के बहते रहने की वजह से, पत्थरों से होकर बहते रहने की वजह से उनमें टूटने की क्रियाएं जो है वो अधिक देखने को मिलती है। पानी अपने एक छोर पर जब जाता है तो उन पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाता है, पत्थरों के टुकड़ों को। आपस में पत्थर टकराते हैं जब तेज पानी की धार उनको आपस में लेकर जाती है नदियों के द्वारा, है ना, तब भी आप देख सकते हैं कि पत्थरों के टूटने की घटनाएं सामने आती हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है अपक्षय। दोस्तों भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटक हैं। ठीक है, आप जानते हैं, और इनके द्वारा होने वाले क्षय को हम कहते हैं अपरदन। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण के लिए आपको बताया था मृदा अपरदन, है ना। दोस्तों वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, ले जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको जल के द्वारा बताया, तो फलस्वरूप एक स्थान पर ये निक्षेपित करते हैं। और अपरदन और निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं या फिर बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो है आगे है नदी के कार्य, लेकिन इससे पहले मैं क्या आप जानते हैं ये पढ़ लेना चाहूँगा। दोस्तों विश्व में यहाँ पे बताया है कि हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। ठीक है ना, और सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है दोस्तों एंजल जलप्रपात, जो कि दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला है, वहाँ पर है। ठीक है ना, एंजल जलप्रपात इसे कहा जाता है ना। और अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, ये नियाग्रा जलप्रपात का एक फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नदी के कार्यों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों नदी का जो जल होता है, इससे होता है दृश्य भूमि का अपरदन, यानी जो हमें दिखाई देती है। ठीक है, जब भी दोस्तों कोई नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से बहुत कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी पे गिरती है तो यह जलप्रपात में बदल जाती है, जलप्रपात बना लेती है। ठीक है, आप देखिए अलग अलग स्तरों को यहाँ पे बताया है, कठोर शैल, और यहाँ लिखा है जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। ठीक है ना, यानी ऐसे एक सांप की भांति। ठीक है, और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को हम विसर्प कहते हैं। देखिए नाम भी कितना मिलता जुलता है सर्प से, है ना, विसर्प। दोस्तों इसके बाद ये जो विसर्पों के किनारे होते हैं, इन पर लगातार होता है अपरदन और निक्षेपण। आप भली भांति जानते हैं कि अपरदन निक्षेपण क्या है, अभी हमने देखा। दोस्तों विसर्प लूप का जो सिरा होता है ये आपस में निकट आते जाते हैं। ठीक है ना, विसर्प लूप से तात्पर्य इन हिस्सों से है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। और समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बात याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि विसर्प लूप जो है वह जब नदी से कट जाते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों जब विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं तो वो एक अलग प्रकार की झील बनाते हैं और इसे कहा जाता है चाप झील। ठीक है,
दोस्तों कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर भी बहने लगती है और इसके परिणाम स्वरूप फलस्वरूप ये होता है कि जो निकटवर्ती क्षेत्र होते हैं उनमें आ जाती है बाढ़। और बाढ़ आने की वजह से, बाढ़ आने के कारण नदी के जो तट हैं उनके जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का ये कर देती है निक्षेपण। और ऐसी मिट्टी एवं जो पदार्थ हैं इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों क्या, अवसाद। ठीक है, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ठीक है ना, एक समतल मैदान बन जाता है दोस्तों जो होता है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ, इसलिए इसे कहा जाता है बाढ़कृत मैदान, क्योंकि बाढ़ की वजह से ये बना है। दोस्तों नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। नदी के जो तट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तटबंध। ठीक है ना, उत्थित तटबंधों को कहा जा रहा है। दोस्तों समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह बहुत धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। ठीक है ना, जो नदी की अलग अलग धाराएं हैं जिनमें नदी जो है वह विभाजित हो गई है उसे क्या कहा जा रहा है, वितरिका कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। ठीक है ना, बार बार शब्द आ रहा है निक्षेपण, अपर्दन। मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें याद रख रहे हैं। दोस्तों प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। ठीक है ना, एक अपना एक अलग ही मुहाना बना लेती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। दोस्तों सोचिए, इस एक छोटे छोटे पैराग्राफ में जो एक दो अभी हमने पढ़े, कितनी सारी जानकारियाँ हमें मिली है ना। निक्षेपण क्या है, अपर्दन क्या है, मुहाने कैसे बनते हैं, डेल्टा का निर्माण कैसे हो रहा है, अवसाद क्या है, सब कुछ हमें जानने का मौका मिला। दोस्तों यदि आपको यह अभी भी समझ में नहीं आया हो, थोड़ा बहुत भी संदेह हो, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से देखिए। मुझे उम्मीद है कि आप 100% समझ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में है अगला टॉपिक जो है समुद्री तरंग के कार्य। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें ये पता चल रहा है कि किस प्रकार से जो है स्टैक बन जाते हैं, तटीय मेहराब बन जाते हैं और समुद्री गुफा का निर्माण होता है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा है समुद्री गुफा कैसे बनती है, तटीय मेहराब कैसे बनते हैं, स्टैक कैसे बनते हैं, वो हमें यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। दोस्तों क्या होता है, समुद्री तरंग जो उठती है उसमें अपर्दन और निक्षेपण ये होते रहते हैं, है ना, निरंतर होने वाली घटनाएं हैं और इससे जो है तटीय स्थिराकृतियां बनती हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, ये जो समुद्र की तरंगे हैं ना, ये लगातार पत्थरों से टकराती रहती है और इससे क्या होती है, उन पत्थरों में दरारें बन जाती हैं, दरारें विकसित हो जाती हैं और दोस्तों समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती चली जाती हैं। इनको दोस्तों कहा जाता है समुद्री गुफा। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये किस प्रकार से बनता है ये आप समझ गए होंगे, है ना। समुद्र की जो तरंगे हैं लगातार शैलों से टकराती है और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होते चली जाती है दरारें, इन्हें ही कहा जाता है क्या, समुद्री गुफा। ठीक है, इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर दोस्तों इनमें केवल छत ही बचती है। ठीक है ना, क्या बचती है, केवल छत बचती है और इन बची हुई छतों को कहा जाता है तटीय मेहराब। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए समुद्री गुफा क्या है और तटीय मेहराब क्या है। और दोस्तों लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और जब छत टूट जाती है तो बचती हैं केवल दीवारें और दीवार जैसी ये जो आकृतियाँ है ये कहलाती है स्टैक। देख रहे हैं आप, ये स्टैक है। ठीक है, तो सबसे पहले बनी गुफा, गुफा के बाद बना मेहराब, जब छत बची और जब छत भी चली गई तो जब दीवार बची तब कहलाती है वो स्टैक। दोस्तों समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं हिमनद के कार्य। ठीक है ना, यानी कि बर्फीली नदियों के कार्य आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हिमनद या फिर आप इसे हिमानी बर्फ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इनकी जो नदियाँ होती, ये इनकी नदियाँ होती हैं दोस्तों बर्फ़ से बनी हुई। ठीक है ना, और हिमनद जो है वो अपने नीचे की कठोर चट्टानों से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। ठीक है दोस्तों, हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं, है ना। गहरे गर्त आप समझ रहे हैं ना, यानी ऐसे गड्ढे जो कि जिनकी गहराई अधिक है। ठीक है, उन गर्तों में दोस्तों जो है पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने लगती है जब, तो इन गर्तों में भर जाता है जल और सुंदर सी झील ये बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट मिट्टी ये निक्षेपित होते रहते हैं और ये जो निक्षेप होता है ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है,
दोस्तों इसके बाद में अब जब हमने ये देख लिया कि हिमनद क्या करता है ना, तो अब हम जानेंगे पवन के कार्यों को, ठीक है ना। दोस्तों हमने कभी रेगिस्तान देखा है क्या, ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। दोस्तों बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास करने के लिए भी कहा जा रहा है ना। दोस्तों रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण होती है। यहाँ पे जब तेज़ हवाएं चलती है तो आपने देखा होगा कई फिल्मों में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि बहुत रेतीला तूफान उठता है ना, रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है उड़ने लगती है, ठीक है। इसे सामान्य तो आप समझ रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं, ठीक है ना। और पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। यानी पवन के बारे में कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे जो शैल का ऊपरी भाग होता है ना, उसको नहीं, ये जो उसका निचला भाग होता है उसको बड़ी आसानी से काट देती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष जो है वो कैसे होते हैं, विस्तृत होते हैं। कुछ इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना लेती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं कुछ बालू टिब्बों को, ठीक है। ये वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहा जाता है या लोएस कहते हैं। दोस्तों चीन में, है ना, विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो अध्याय है ये आपको संपूर्ण रूप से जो है समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब जो है दोस्तों अगर ये अध्याय आपको समझ में आ गया है तो आपसे ऐसी अपेक्षा है कि इस वीडियो को जो है आप शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों, साथियों, परिजनों के साथ में, है ना। और जल्दी दोस्तों जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।